रमन जी, भारत की फाइनेंस मिनिस्टर ने अपना 7वां बजट जो पार्लियामेंट में रखा, उसमें विकसित भारत की तरफ एक मजबूत कदम बढ़ाया गया। जो मोदी जी का सपना है कि भारत को विकसित देशों की गिनती में आगे लाया जाए, आज 5वें स्थान पे हैं और आने वाले दिनों में हम तीसरे स्थान पे होंगे। ऐसी उम्मीद के साथ जो है ये बजट सामने आया है। इस बजट में काफ़ी महत्वपूर्ण फैसले किए गए। जैसे इस बजट में प्रावधान रखा गया कि 4 करोड़ 10 लाख नौकरियां जो है यूथ के लिए निकाली जाएंगी आने वाले 5 साल में। और अगर आप उसका मोटे तौर पे भी अंदाज़ा लगाएं तो तकरीबन 20-30 लाख नौकरियां जो है वो जम्मू कश्मीर के यूथ को भी मिलेंगी। इसी तरह शहरी क्षेत्रों में मुफ्त जो घर बना के देने हैं, 1 करोड़ घर बनाने हैं जो गरीब लोगों को मिलेंगे शहरी क्षेत्रों में। महिलाओं के लिए अगर बात करें तो 1 लाख करोड़ जो है वो महिलाओं के लिए व्यवस्था उसकी की गई है। मुफ्त जो अन्न देने की योजना है जिससे 80 करोड़ का फायदा होता है, उसको भी कंटिन्यू किया गया है। इसी तरह काफ़ी बेहतर प्रावधान जो है जिसमें किसानों के लिए जो है 1 लाख करोड़ रुपया रखा गया उनको समान निधि को कंटिन्यू करने के लिए, बेनिफिट्स देने के लिए। तो ये बजट यूथ के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, किसान के लिए भी है और देश के भविष्य के लिए भी। इसी बजट के साथ अगर हम जम्मू कश्मीर के ऊपर उसका इम्पैक्ट देखें तो 1,18,390 करोड़ का बजट जो है जम्मू कश्मीर के लिए रखा गया। डेफिसिट जम्मू कश्मीर का फिस्कल डेफिसिट जो है वो 5.3 से कम करके 3% रखा गया, 3% लाया गया। ये बजट में फिजिकल डेफिसिट जो कम होना है, ये इस तरफ निशानी है कि जम्मू कश्मीर की आर्थिक व्यवस्था मजबूत हो रही है और हम इकोनॉमिकली एक स्ट्रॉन्गर पोजीशन में हैं। अगर इस बजट को देखें, जम्मू कश्मीर के बजट को, तो पहली बार हुआ है कि रेवेन्यू जनरेशन हमारी जो है वो ज़्यादा है रेवेन्यू स्पेंडिंग से। हम 97,000 करोड़ रुपीस जो है वो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं और तकरीबन 80,000 करोड़ रुपए जो है वो हमारी रेवेन्यू स्पेंडिंग है। लेकिन इसके साथ जो कैपिटल बजट है वो हमारी अर्निंग कैपिटल बजट से कम है और कैपिटल बजट के ऊपर स्पेंडिंग ज्यादा है। कैपिटल बजट जिसको केपिक्स कहते हैं वो बजट के प्रावधान होते हैं जो कि आप फिक्स्ड एसेट्स बनाते हैं। तो जम्मू कश्मीर में गवर्नमेंट की तरफ से नए एसेट्स जो बनाए जा रहे हैं वो बड़े हैं, काफी मात्रा में बड़े हैं और इस तरह के प्रावधान जो है वो जम्मू कश्मीर के बजट में भी किए गए हैं, जिसमें 14,000 करोड़ रुपया जो है जेके पुलिस के पास रखा गया, उनके नाम पे रखा गया है। वो हमें लगता है कि एक बहुत मजबूत कदम है जिसकी ज़रूरत थी काफ़ी देर से। ये जम्मू कश्मीर पुलिस की आधुनिकीकरण को मजबूत करेगा, वीडीजी को सुदृढ़ करेगा। वेपन जो वीडीजी को दिए जाते हैं उनका भी मॉडर्नाइजेशन होगी ताकि जो कुछ आतंकवाद की घटनाएं पिछले कुछ दिनों में बढ़ी हैं उसके साथ लड़ने में जम्मू कश्मीर पुलिस भी सक्षम होगी और जो वीडीजी के मेंबर्स हैं वो भी सक्षम होंगे। इसी तरह जम्मू कश्मीर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए बजट का प्रावधान रखा गया। जम्मू कश्मीर में नए टूरिस्ट स्थान जो है वो चिन्हित किए गए जिनको सैंक्शन दी गई। उसमें लखनपुर में एक टूरिस्ट सेंटर बनाया जा रहा है, सांबा में होगा, पत्नीटॉप में होगा और इन नए टूरिस्ट प्लेसेस के बनने से जो बाहर के लोग जम्मू में आते हैं उनकी बढ़ोतरी होगी। जो चिंता का विषय है कि ट्रेन जो सीधी कश्मीर जाने से टूरिस्ट जो है वो कम होगा जम्मू खित्ते में, उसकी भी भरपाई होगी। और जब ट्रेन कश्मीर में जुड़ेगी जम्मू से आने वाले दिनों में, तो हमें लगता है कि वो टूरिस्ट जो कश्मीर में जाता है, जो लेजर टूरिस्ट है, उनमें से काफ़ी टूरिस्ट जो है वो जम्मू में भी आएंगे और ज़्यादातर खासकर अगर बात करें क्योंकि कटरा में बैठे हैं तो काफ़ी टूरिस्ट जो कश्मीर जाता है उनमें से वो कटरा में भी आएंगे माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने के लिए। लगता है कि आने वाले दिनों में यात्रा जितनी कटरा में होती है उससे काफ़ी तादाद में यात्रा जो है बढ़ेगी। अगर कोई क्वेश्चन करना चाहता है किसी विषय के ऊपर भी तो आप पूछ सकते हैं। विपक्ष का आरोप है कि ये कुर्सी बचाने के लिए बजट पेश किया गया है, लोगों के हितों में कोई बदलाव नहीं होगा। ये बजट जो है ये कुर्सी बचाने का बजट नहीं है, ये देश बचाने का बजट है। अगर इस बजट में प्रावधान है सैलरीड क्लास के लिए,
अगर हमने बचत जो है वो सैलरीड क्लास की बढ़ाई है, 50,000 से 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन हो गई और बजट के हिसाब से इनकम टैक्स की लिमिट को भी इंक्रीज किया गया, उसकी रेशनलाइजेशन भी की गई, तो ये देश बचाने का बजट है जिसमें विकल्प है मिडिल क्लास के लिए भी, जिसमें विकल्प है बिलो पॉवर्टी लाइन वाली क्लास के लिए भी, जिसमें महिलाओं के लिए भी है और अपर क्लास के लिए भी है। अगर हम अपर क्लास की बात करें तो जो अपर क्लास को हमने एडिशनल बेनिफिट जो गवर्नमेंट ने दिए हैं वो लिंक्ड है जॉब क्रिएशन के साथ। अगर बड़ी इंडस्ट्री को कोई बेनिफिट मिलता है तो उसके साथ उनके ऊपर लायबिलिटी है कि उन्होंने उतने जॉब क्रिएट करने। जो 4 करोड़ 10 लाख जॉब की मैं बात करता हूँ वो सिर्फ पब्लिक सेक्टर में नहीं है, वो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों में है। तो ये बजट जो है देश की आशाओं का बजट है जो किसी एक विशेष समूह को एड्रेस नहीं करता बल्कि देश की आर्थिक व्यवस्था को एड्रेस करता है। हर काम के लिए उनको एलजी के पास जाना पड़ेगा और वेट करना पड़ेगा। देखें, जब जहाँ तक तो बात है कि जम्मू कश्मीर पहले देश होता था वो तो हिस्टोरिकली ठीक नहीं है क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है ब्रिटिश इंडिया के अंडर ही आता था। लेकिन जब जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा हो गया और जम्मू कश्मीर रियासत बन गई तो आप ये समझ सकते हैं कि पिछले 70 साल 2019 से पहले 70 साल का इतिहास जम्मू कश्मीर का देखिए, ये रक्त रंजित इतिहास है जिसमें खून की नदियां वही आम इंसान की जो इनोसेंट था उसकी, जिसको आपने विस्थापित किया मिलिटेंट्स ने, वो आर्मी के ऑफिसर्स, वो आर्मी के जवान जो पूरे हिंदुस्तान से आते हैं यहाँ सर्विस करने के लिए, उनका खून यहाँ पे बहा। तो ये एक हिस्ट्री है टेररिज्म की पाकिस्तान समर्थित। इनके चलते हुए जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी में बनाया गया ताकि बेहतर कंट्रोल हो सके और हम आतंकवाद से बेहतर तरीके से लड़ सकें। 2019 के बाद से अगर हम आज तक की घटना चक्र को देखते हैं तो लगता है कि ये स्टेप जो लिया गया यूनियन टेरिटरी जो है स्टेट से बनाई गई जम्मू कश्मीर को, उसका फायदा जरूर हुआ है, मिलिटेंसी से लड़ने में फायदा हुआ है, सेपरेटिज्म से लड़ने में फायदा हुआ है। आज कश्मीर में जनता में अगर पूर्ण शांति है तो उसके लिए ये डिसीजन भी जिम्मेवार है। लेकिन यूनियन टेरिटरी को वापस कन्वर्ट होना है स्टेट में, ऐसा प्रॉमिस प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट में किया था और उसके ऊपर हम अडिग हैं। होम मिनिस्टर जी भी कहते हैं कि यूनियन टेरिटरी वापस स्टेट बनेगी हालात ठीक होने के साथ ही। मुझे लगता है कि हालात तेजी से जैसे ठीक हो रहे हैं तो ये इलेक्शन तो यूनियन टेरिटरी के ही होंगे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के, इसके बारे में तो दो राय नहीं है। लेकिन यूनियन टेरिटरी को इन इलेक्शन के बाद स्टेट बनने में ज्यादा देर इंतजार करने की जरूरत नहीं रहेगी। तीसरा आपने पूछा कि एलजी साहब के अधिकार जो है वो बढ़ाए गए तो जो गवर्नमेंट बनने वाली है यूनियन टेरिटरी में क्या वो एलजी साहब के कंट्रोल में रहेगी और कैसे काम करेगी? देखिए, यूनियन टेरिटरी की एक अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन होती है। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के बारे में वही फैसले किए गए जो बाकी यूनियन टेरिटरीज के बारे में किए गए। यूनियन टेरिटरी के तौर के ऊपर जम्मू कश्मीर किसी और यूनियन टेरिटरी से कम नहीं है। अब यूनियन टेरिटरी में एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव, जिसको हम लेफ्टिनेंट गवर्नर कहें या एडमिनिस्ट्रेटर कहें, उनके हाथ में होती है। इसलिए जो लेजिस्लेटिव एग्जिस्टेंस भी होगी गवर्नमेंट की उसके ऊपर एक तरह से कंट्रोल जो है वो एलजी का रखना जो है वो जरूरी होता है, इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट। इसको कहने के बाद भी क्योंकि ये पावर्स अब शिफ्ट हुई हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास, क्योंकि अभी असेंबली के इलेक्शन होने वाले हैं, अब तक तो जरूरत नहीं थी। लेकिन इसके साथ में ये मैं मानता हूं कि ये इलेक्शन होने के बाद ज्यादा देर तक हमारे को स्टेट बनने नहीं लगेगी और जैसे हालात तेजी से ठीक होंगे इलेक्शन होने के बाद या गवर्नमेंट बनने के बाद तो हम वापस स्टेट बनेंगे। और अगर स्टेट बनते हैं हम वापस तो ये जो बिजनेस रूल्स में अमेंडमेंट हुई है ये सब खत्म हो जाएगी। फिर वापस स्टेट बनने के बाद जो है वो फुल पावर जो है वो स्टेट के पास ही रहेगी। एक तो ये है कि जम्मू और कश्मीर में भेदभाव जो है वो क्या वो कंटिन्यू हो रहा है। मेरा ये मानना है कि जम्मू और कश्मीर में भेदभाव जो है जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और खासकर 2019 के फैसले के बाद ये भेदभाव नहीं है। सरकार की नजरों में जम्मू और कश्मीर कितना एक है। अगर कोई फैसला होता है तो उसका बेनिफिट जितना कश्मीर को मिलता है उतना जम्मू को मिलता है। जैसे मैं आपसे बात करता हूँ, इंडस्ट्रियलाइजेशन जम्मू कश्मीर में इतनी ज्यादा हो गई, इतनी जगहों का आवंटन हुआ, नई इंडस्ट्री खड़ी हुई, उसमें अबाउट 80% इंडस्ट्री जो है जम्मू में आई है। कश्मीर में तो 20% के करीब इंडस्ट्री गई है।
इसी तरह सरकार की कोई भी स्कीम आप मुझे बता दीजिए जो जम्मू केंद्रित है और कश्मीर में जम्मू या कश्मीर केंद्रित है, ऐसा नहीं है। अगर स्मार्ट सिटी बनने की बात होती है तो दोनों जगह पे काम होता है। जम्मू स्मार्ट सिटी में काम ज्यादा हुआ, कश्मीर में उतना अभी नहीं हुआ है। और अगर मैं दोबारा उस पर नहीं आऊंगा, IIT ये सारी चीजें जो है जम्मू में हुई है, लेकिन जम्मू और कश्मीर में आपस में कोई मुकाबला है, मैं वो नहीं सोचता हूँ। हमको दोनों हिस्सों को आगे लेके बढ़ना है, ऐसी सोच है भारतीय जनता पार्टी की। तो किसी को प्लीज करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट नहीं कर रही। भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट लोगों को खुश करने के लिए लोगों के हितों में फैसले करती है। किसी को अपीसमेंट करके वोट लेने की पॉलिसी जो है भारतीय जनता पार्टी की नहीं। असेंबली इलेक्शन की बात है, भारतीय जनता पार्टी सभी असेंबली सीटों के ऊपर खुद इलेक्शन करेगी। जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुए थे उसमें हमने असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी का अगर आप हिसाब करें तो हमने 36 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के ऊपर ही सिर्फ कंटेस्ट किया था और उन 36 में से 29 पे हमारी लीड थी। लेकिन असेंबली इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी 90 की 90 सीटों के ऊपर जो है वो इलेक्शन लड़ेगी और अपने दम पे लड़ेगी। हमको जहाँ पे उम्मीद है कि जम्मू में 43 में से हम तकरीबन जो है वो 35 के करीब सीटें जो है वो जीत सकते हैं, उसी तरह हमारे को ये भी पूरी उम्मीद है कि कश्मीर में भी हम डबल डिजिट में पहुंचेंगे और भारतीय जनता पार्टी जो है अपने दम पे गवर्नमेंट बनाएगी।